हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जयेंद्र सिंह आप लोगों को इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रहा हूँ। ये हमारा 2020 एंड 50-50 सीरीज का पार्ट है। इस कोर्स का रिलेवेंस आप देख सकते हैं कि 68 क्वेश्चन प्रीलिम्स 2019 में इसमें आया था, जहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोली जा रही कि 100 ±2 होगा, मतलब नेट 51 क्वेश्चंस। और अगर इस कोर्स को फॉलो करते हैं तो आप 68 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। इस कोर्स की फर्दर डिटेल जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोर्स की फीस बताई जाएगी। ये हमारा प्रीलिम्स टॉपिक जो है उसकी हाई यील्डिंग सीरीज को लेता है। इसके फर्दर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस व्यू पे जाएंगे हमारे वेबसाइट के, जहाँ पे आप टॉपिक्स कवर्ड पे क्लिक करें। यहाँ आपको डिफरेंट टॉपिक्स जो हम इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं उसको आपको पता चल जाएगा, जैसे कि मैप्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, गवर्नेंस, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री, जो भी सारे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं वो सब कुछ इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का जो आज हम टॉपिक देखेंगे वो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसका एक पार्ट मैंने रिलीज कर दिया, सेकेंड पार्ट आज आप लोग देखेंगे। एक बारी मैं फर्स्ट पार्ट का ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप लोग को याद होगा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैंने डायग्राम बताया था। यहाँ मैंने आपको करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बताया था, इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे बताया था, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट्स, लोन और बैंकिंग कैपिटल, ये सब मैंने समझाया था। अब हम देखते हैं कि देखो, जब ये करंट अकाउंट हम लोग का मोस्टली निगेटिव होता है और ये करंट अकाउंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ से जो नेट आता है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव आता है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो एक्स्ट्रा बैलेंस ऑफ पेमेंट से पैसा आता है ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाके सेव हो जाता है, जो कि आरबीआई देखता है इंडिया में, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं फर्दर डिटेल में। तो ये आरबीआई मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि आरबीआई होल्ड करता है हमारे फॉरेक्स रिजर्व को। जो हमारे यहाँ फॉरेक्स रिजर्व होता है वो चार चीज़ों में हम इसको काउंट करते हैं, वो चार चीज़ों में डिवाइड होता है। एक तो फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो भी हमारे फॉरेन करेंसी के एसेट्स होते हैं वो हो गए। फिर गोल्ड रिजर्व में कुछ चीज़ें हम सेव रखते हैं अपने गोल्ड के फॉर्म में, कुछ चीज़ें हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स के फॉर्म में सेव करते हैं, जो एसडीआर है आईएमएफ का द्वारा डिफाइन किया जाता है। और कुछ चीज़ें हम एज अ रिजर्व ट्रांच रखते हैं, जिसको हम अपने फॉरेक्स रिजर्व में काउंट करते हैं। और करेंट फॉरेक्स रिजर्व जो है 24 अप्रैल को 2020 में जब मैंने देखा था तो वो 474 बिलियन था। ये फ्लक्चुएट करता रहता है ऊपर नीचे, लेकिन अभी लगभग 450+ बिलियन चल रहा है बहुत दिनों से। तो पहले देखते हैं, आप लोगों को फॉरेक्स गोल्ड रिजर्व्स के बारे में तो पता ही होगा। ये मैं बता देता हूँ स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, क्योंकि ये हम लोग का कोर्स हाई यील्डिंग कोर्स है तो सब कुछ मैं कवर नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में आती है वो क्वेश्चन कवर करूँगा। तो एसडीआर क्या होता है? बेसिकली एक वेटेड बास्केट होता है इन 5 करेंसियों का मिला के, ठीक है, जो काफ़ी हार्ड करेंसी मानी जाती हैं हमारे थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो एक तो यूएस का डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज यान होगा, चाइनीज युआन हो गया, जिसको रेमनी भी बोलते हैं, रेमनी भी, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार यूपीएससी में, और ब्रिटिश पाउंड्स हो गए। ये पांचों का नाम आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि एसडीआर में कौन कौन सी करेंसी हैं, और एसडीआर आईएमएफ के अंदर आता है, उनके द्वारा डिफाइन की गई करेंसी है। तो बेसिकली रिवर्स ट्रांस होता क्या है कि आपका ये समझ लो कि आईएमएफ जो है हर एक कंट्री मेंबर को एक रिक्वायर्ड कोटा की करेंसी देती है, या तो एसडीआर फॉर्म में देता है या तो किसी भी हॉट करेंसी के फॉर्म में। ये जो है रिक्वायर्ड कोटा आपको आईएमएफ के अंदर जमा करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका रिवर्स ट्रांस आप आईएमएफ में जमा करोगे, ये कभी भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो मनी को, ठीक है। उस केस में आपको आईएमएफ के पास जमा है तो आप इसको इमरजेंसी केस में यूज़ कर सकते हैं। आपको इस पर कोई वो इंटरेस्ट रेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी अगर इससे एक्स्ट्रा कुछ आप पैसा लेते हो आईएमएफ से तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा रहता है, भाई पढ़ लीजिए आप डेफिनेशन। इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड टू द आईएमएफ दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर इट्स ओन पर्पस इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिवर्स ट्रांस में होता क्या एग्जैक्टली। तो अगर आपको कन्फ्यूजन तो एक बार वीडियो फिर से रिवर्ट करके आप सुन लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है। कन्वर्टेबिलिटी आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पे हमारा कन्वर्टेबिलिटी इस बात से होता है कि जो हमारी करेंसी है उसको हम अपने कितना ज़्यादा कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास रुपीज़ है तो रुपीज़ को आप डॉलर में कितना ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो, यूएस के डॉलर में, या फिर पॉन्ड में कितना जल्दी ईजिली कन्वर्ट सकते हो। तो वो कन्वर्टेबिलिटी, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की बात हो रही है। ये कन्वर्टेबिलिटी 2 टर्म में देखा जाता है। एक तो
करंट अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी देखी जाती है, एक तो कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी देखी जाती है। करंट अकाउंट मतलब जितने भी इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट से आ रहे हैं आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कैपिटल अकाउंट में जितना इन्वेस्टमेंट आ जा रहा है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया में हमारे यहाँ कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउड है, ठीक है। मतलब जो भी आपके इंटरेस्ट पेमेंट डिविडेंड से या नेट इनकम ट्रांसफ़र से जो भी पैसा हो रहा है वो सब आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी करेंसी के फॉर्म में। लेकिन जो हमारी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है वो पार्शियल है, ठीक है। इस पर काफ़ी बहस चलती है कि इसको फुल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन पार्शियल तो सही क्यों, क्योंकि कैपिटल अमाउंट जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है कैपिटल अकाउंट्स के। अगर उनका हम करेंसी का कन्वर्जन तुरंत मार्केट में अलाउ कर देंगे फुल्ली, तो आप समझ लो कितना बड़े बड़े लोग किसी सिचुएशन में, कोई डिस्ट्रेस सिचुएशन आ गई तो वो सारे लोग कैपिटल पूरा अपना निकालना चालू कर देंगे इंडिया से। तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो तुरंत अचानक से काफ़ी गिर जाएगा। वैसे भी इस समय लगभग $70-75 के बीच में चल रहा है, 70-75 रुपये $1 का वैल्यू चल रहा है। तो आप समझ लो अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में अभी जैसे कोरोना वायरस का सीन आया उसमें लोग पैनिक करके पैसा निकालना चालू कर दिए, तो समझ लो ये डॉलर और कितना गिर जाएगा। तो इसलिए इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पार्शियल है, ना कि फुल्ली। अब हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, आप लोग को याद होगा मैंने ये बताया था कि ये वाली पार्ट की कैपिटल अकाउंट में एक आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपका एफडीआई और एफपीआई, नेट एफडीआई और नेट एफपीआई हम देखते हैं। तो इसको देखते हैं क्या क्या होता है ये। तो एक तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, एक तो एफडीआई में होता है, एक एफपीआई में होता है। एफपीआई में इसको फर्दर एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या क्वालिफाइड इन्वेस्टर और भी कई सारे होते हैं, जैसे डिपॉजिटरी अकाउंट होती है, डिफरेंट टाइप्स में इसको बांट रखा गया है। वो सब मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है, इनके डिफरेंसेस क्या होता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, लोग कंफ्यूज करते हैं कि एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे क्लास में। तो एक चीज़ तो आप ये समझ लो कि जो आपका एफडीआई होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। जो आपका मतलब समझ लो कोई कंपनी है वो खुद का अपना बिजनेस ऑपरेशन सेटअप कर रही है या तो आपके कंट्री में, ठीक। मतलब इस तरीके से समझो जैसे अमेरिका के कुछ लोग हैं वो आके इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो हो गया एफडीआई। अगर वो लॉन्ग टर्म का बिजनेस ऑपरेशन सेटअप कर रहे हैं या किसी बिजनेस एसेट को का अच्छा खासा पोर्शन एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर कर रहे हैं इंडिया में आके, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, उसको एफडीआई कहते हैं। वहीं जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये कभी भी आता है कभी भी जाता है, ठीक है। ये पैसा कैसे आता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आता है ये पैसा, जैसे शेयर्स में हो गया या डेब्ट डिबेंचर मार्केट में हो गया, इस तरीके से ये पैसे आते हैं। इसमें जो मेन होते हैं ये एफआईज, मैंने आपको बताया था एफआईज और क्वालिफाइड जो है, ये दो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये दो लोग इसमें मेजरली इन्वॉल्व होते हैं। इनके बारे में आप यही देख लीजिए कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी, जैसे अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जैसे बैंक ऑफ अमेरिका हो गई, ठीक है, फ्रैंकलिन इन्वेस्टमेंट हो गई, तो ये कंपनियां हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई इनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें उनकी इंश्योरेंस फंड्स भी हो गए आज जो इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो फॉरेन इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर ग्रुप हो गए, मान लो पूरी इंस्टीट्यूशन नहीं है लेकिन हाँ कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल हैं या कोई एसोसिएशन है, वो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू करते हैं अपना KYC और ये सारी चीज़ें करवा के। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उसमें होता है एक तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ऑफशोर फंड। तो ये देखते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ऑफशोर फंड क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया, ये बता हाँ। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, तो एक चीज़ देखो आप, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट है, ये इंडिया है, ये इंडिया का स्टॉक मार्केट है। इसमें मान लो कंपनी है, एक कंपनी अपन ले लेते हैं, मान लो फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट स्टॉक मार्केट में वैसे अभी लिस्टेड तो नहीं है, मान लो अगर लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में तो कोई भी इंडिया का बंदा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन और कोई भी बाहर का बंदा, मान लो ये है कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, ठीक है, वो भी आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा के, या कोई क्वालिफाइड पोर्टफोलियो वाला इन्वेस्टर है वो भी आके इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट के थ्रू फ्लिपकार्ट में। लेकिन कई बारी क्या होता है, ये जो अमेरिका का खुद का स्टॉक मार्केट है वहाँ पे अमेरिकन स्टॉक मार्केट जिसको डाउ जोन्स नाम से जाना जाता है,
वहाँ पे अगर ये फ्लिपकार्ट यहाँ जैसे इंडिया में लिस्ट करिए, वहाँ के भी स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट कर देगी फ्लिपकार्ट। तो जो फ्लिपकार्ट मतलब यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, सिटीजन हैं जो अमेरिका के, उन लोग को एफआईज और क्वालिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के जहाँ वो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट का स्टॉक अमेरिका में जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो करेंसी रेज होगी मार्केट में, जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में रेज किया फ्लिपकार्ट ने, वो भी लाके अपनी कंपनी में वो यूज़ कर सकता है। तो ये कई सारा वे होता है फॉरेन मार्केट इन्वेस्टमेंट से कैप्चर करने का। तो ये वाला जो तरीका हुआ, ये जो मैंने बताया कि अमेरिकन स्टॉक में अपने आप को लिस्ट करके करो, इसको कहते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट के फॉर्म में। अमेरिकन वाले को कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये देखिए मैंने बताया हो। और एक दूसरा होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ऐसे डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट डिपॉजिटरी रिसिप्ट होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डेफिनेशन में लिखा है, कंपनीज ऑफ अ कंट्री, जैसे अपनी इंडिया की कंट्री एक हो गई, कंपनी हो गई, कैन गो अब्रॉड टू सेल देयर शेयर्स। फ्लिपकार्ट ने क्या किया, अपना सेल अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया सेल करने में, इन फॉरेन कैपिटल मार्केट। तो ये फॉरेन कैपिटल मार्केट था, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑफशोर फंड्स क्या होते हैं। तो ऑफशोर फंड में क्या होता है कि आप ये समझ लो कि ये आपकी इंडिया है और इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। ये अमेरिका है, ठीक है। तो अमेरिका से डायरेक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करके ये क्या करते हैं, कोई छोटी सी कंपनी होती है, ठीक है। जैसे अपने मॉरिशस में कोई कंपनी हो गई, या कहीं भी एक छोटी सी लो, मतलब ऐसा डेस्टिनेशन, ऐसे जहाँ पे बहुत लो टैक्स है, या फिर वो कोई टैक्स भी नहीं कंट्री, जैसे आपने कुछ ये सारे सेमन आइलैंड, ये इज़राइल ऑफ मैन हो गया, मॉरिशस हो गया, ब्रेस्ट वर्जिन आइलैंड हो गया, इन सब जहाँ पे क्या होता है, अमेरिका वाले क्या करेंगे ना, यहाँ पे राउट कर देते हैं पैसा, तो यहाँ पे इनको टैक्स नहीं लगा जाता है। फर्दर जो है यहाँ से मॉरिशस से ये पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में लगता है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी सोचती है ये छोटा आइलैंड कंट्री, भाई इसमें क्या ही टैक्स लगाया जाए। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट खुद भी टैक्स नहीं लगा रही, इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं लगा रही, अमेरिकन गवर्नमेंट भी नहीं लगा रही है। तो ये जो कंपनी थी यहाँ, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, वो ये पाथ फॉलो करनी है, ये पाथ फॉलो करके जो लॉज के अंदर गैप्स हैं, ठीक है, इंडिया का कुछ लॉ होगा, अमेरिका का कुछ लॉ होगा, उस गैप को एक्सप्लॉइट करके यहाँ से पैसा राउट करके प्रॉफिट बना लिया अपना। तो इसी को कहते हैं ऑफशोर फंड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, दीज आर मनी रेस्ड फ्रॉम ऑफशोर डेस्टिनेशन, मतलब खुद पे है, ऑनशोर नहीं है, हमारे बाहर हटके ऑफशोर है। ऑफशोर डेस्टिनेशन हैविंग लो टैक्स और नो टैक्स कंट्रीज, एग्जाम्पल जैसे दे दिया, बाय म्यूचुअल फंड या किसी के थ्रू, तो राउट करके इसको पैसा निकालते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो आजकल बहुत सारी चोरियां हो रही है टैक्स की, इसी को टर्म दिया गया है बीईपीएस, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। ये कॉन्सेप्ट जो है, जो आपकी ओईसीडी कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उन्होंने बोला है कि बीपीएस टर्म उन्होंने दिया है, जिसको कहते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। तो बेसिकली क्या था, काम तो वो इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से बेस इरोड करके उन्होंने दिखा दिया कि वो मॉरिशस में काम कर रहे हैं, मॉरिशस ही कंट्री है। और इस तरीके से क्या हुआ, जो प्रॉफिट यहाँ देना था वो प्रॉफिट यहाँ ना देके यहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट में टैक्स कम लग रहा है। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। ये यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और बाकी भी आता रहता है। तो इट रिफर्स टू द कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी, मतलब जो टैक्स है उसको प्लान कर रहे हैं कि कैसे बचाया जाए, बाई किसी मल्टीनेशनल कंपनी टू शिफ्ट द प्रॉफिट फ्रॉम हायर टैक्स जैसे इंडिया से जुरिडिक्शन टू लोअर टैक्स जैसे मॉरिशस। तो इस तरीके से ये टिकड़म लगा के जो है टैक्स जो बेस है उसको इरोड कर देते हैं। और इसको देखिए इनको ओईसीडी ने कैसे डिफाइन किया है, एक्सप्लॉइटिंग द गैप एंड मिसमैच इन टैक्स रूल, और उससे लेके प्रॉफिट गायब कर दी मल्टीनेशनल कंपनी। अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमने एफडीआई देख ही लिया, एफडीआई और एफपीआई के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। इधर मैं हिंदी वालों के लिए नोट्स खोल दूँ। तो एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंसेस क्या है इसको देख लें, क्योंकि बहुत लोग, मैंने देखा है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो यार एक बेसिक डिफरेंस फंडा ये समझ लो कि जो भी फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अगर वो 10% से कम है, 10% से कम है, तो उसको सिंपली कैटेगरी में डाल दो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में सिंपली पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन अगर वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है,
तो उसको हम एफडीआई की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये सिंपल सा याद रखो। तो अभी जियो में जो है, जो फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया वो 10% लगभग शेयर्स लिया है, तो वो एफडीआई हो गया, ना कि एफपीआई। ठीक है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया याद रखो, आप लोग डिफाइन कर लोगे। और कुछ और देख लेते हैं। तो बेसिकली यही होता है कि एफडीआई है तो वो किसी प्लांट या मशीनरी या कोई एसेट खरीदने में वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जबकि आपका जो फॉरेन पोर्टफोलियो वाला होता है वो स्टॉक ऑन शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदने में होता है, ना कि कोई एसेट्स खरीदने में होता है। यहाँ पे आपको ओनरशिप मिलती है कंपनी में। यहाँ सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से आते हैं और प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं, कोई ओनरशिप राइट नहीं रखते हैं। ये जो एफडीआई पॉलिसी इंडिया में जो होती है, ये रेगुलेट होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 के थ्रू, जो आरबीआई के अंदर आता है। आरबीआई इसको गवर्न करती है सारे एफडीआई पॉलिसीज़ को इस एक्ट के थ्रू, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यहाँ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं, उनको सेबी गवर्न करती है। और कुछ लोग एग्रीगेट कंपनी मिलके जो इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे अपने क्वालिफाइड वाले हो गए, इनको जो है, या फिर एफआईज हो गए, इनको जो है आरबीआई गवर्न करती है, इनके इन्वेस्टमेंट्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना सारा देख लिया, जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई के बीच में डिफरेंस होता है। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आप लोग को अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर द क्लास।